नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप चैंपियन शो के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिनको सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के दो स्टार्टअप चैंपियन से। ये है रेशा मंडी और एग्रीरेन। भारतीय कपड़ा मार्केट आज $100 बिलियन की है और 2026 तक ये करीब $200 बिलियन के करीब हो जाएगी। नंबर सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन किसान और बुनकर जो असली लोग हैं उन तक जितना पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। अब सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सप्लाई चेन को सुधार कर और फाइनेंस देकर क्या हम किसान से सीधा रिटेल तक पहुंच सकते हैं। इसका फायदा पूरे सिस्टम को होगा। किसान और बुनकर ज्यादा पैसा बनाएंगे, एंड कंज्यूमर के लिए कपड़े का दाम कम होगा। ठीक यही करके दिखाया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं रेशा मंडी की कहानी। आइडिया ये था कि डायरेक्ट अगर सोर्सिंग कर पाए कोई वैल्यू चेन रिटेलर, especially from the handloom weavers, handicraft artisans, and be able to pass वो वैल्यू उनको दे सकते और अपने कंज्यूमर को भी आप वो वैल्यू ग्रांट कर सकते हो। वी वर एबल टू डू इट। 4 महीने में किया काम एक रिटेलर के साथ। उसके बाद से ये आइडिया कंटिन्यू किया। सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर के साथ काम करेंगे। हर स्टेक होल्डर को एक क्वालिटी एश्योरेंस देंगे। उस क्वालिटी के बेस पर प्राइसिंग देंगे। उस प्राइसिंग के बेस पर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और जब वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तब ट्रेसेबिलिटी देंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केट लिंकेज में, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इन्फॉर्मेशन लूज हो जाती है, आप इसको बेच रहे हो, ये मेरे को बेच रहा है, बीच में इन्फॉर्मेशन लूज हो रही है। व्हाट वी फर्स्ट डिड वाज कि आप डायरेक्टली मेरे को बेचो, राइट? तो आप लिस्ट करो, मैं खरीदूंगा। सो दैट इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज वाज रिमूव्ड। दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम द एग्री विंग। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या दिखाई दी कि अच्छा, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके यहाँ भी बहुत सारी इनएफिशिएंसी हैं, जो खरीद रहा है उसके यहाँ भी बहुत सारी इनएफिशिएंसी हैं। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं? तो देन वी मूव्ड ऑन देयर। तो देन वी डिड ऑल आवर IoT devices, AI/ML based grading and all those things so that we can stitch the ecosystem together. मयंक और सौरभ, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस पार्थ। फैंटास्टिक। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, रेशा मंडी एक इकोसिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का और सप्लाई चेन का। टेक्सटाइल की कौन सी कैटेगरीज या कौन से प्रकारों को आप सपोर्ट करते हैं? कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बताइए इनके बारे में। टेक्सटाइल, अगर आप कपड़े की मार्केट को बात करते हैं तो वो 3 भाग में डिवाइड हो सकती है। मैन मेड, इट कुड बी रीजनरेटेड, जो सेलुलोज बेस पे है लेकिन रीजनरेट शायद किसी मिल में हुआ है, वहाँ से रेयॉन, विस्कॉस, और एक नेचुरल फाइबर की सप्लाई चेन है। हम 2 कैटेगरीज में खेलते हैं। हम नेचुरल फाइबर में हैं, हम रीजनरेटेड फाइबर कैटेगरी में हैं। आइडिया जो आपने अभी तक शायद पूरे दर्शकों को बता दिया है, आइडिया बैक टू बैक सप्लाई चेन का ही है, लिंकेज का ही है, ट्रांसपेरेंसी का है, क्वालिटी का है। आप एक फार्मर को, एक किसान को कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली रिटेलर से, पूरी सप्लाई चेन बना के। ये समस्या दिखी कैसे आपको? ये समझ कैसे आई इतनी बड़ी समस्या? ये समस्या 2004 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, लिफ्ट में हम एक गांव में गए थे इंदौर के पास। वहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। अच्छा। हाथ के कारीगर हैं जी। वहाँ से मैंने एक शर्ट का पीस उठाया, शर्ट बनवाई, 350-400 रुपये में शर्ट बन गई थी। ठीक है। वापस आया बॉम्बे। हाँ जी। और मेरे को वही प्रिंट पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो एक और बार ढूंढ लेंगे। ढूंढने गया तो पता पड़ा 350 रुपये का तो पर मीटर फैब्रिक मिलता है। कुछ तो कारण होंगे। बिल्कुल। तो वो कारणों को ढूंढते ढूंढते ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किया। हाँ। उसमें एक वैल्यू चेन रिटेलर के साथ काम किया और वहाँ पे भी यही समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि बुनकर हैं, आर्टिजन्स हैं, इन सबको क्लब करते हैं, कुछ तो करेंगे। वुमेंस वेयर एथनिक की एक रेंज बनाई, स्कर्ट्स की सेमी एथनिक रेंज थी, बिक भी गई। हाँ। वो आइडिया वहाँ से ही है, कंटिन्यू 2004 से ही है। हाँ। 15-16 साल उसको आइडिया को जर्मिनेट होने में लगे हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था अलग अलग चीज़ों का। जी। मैंने बहुत चीज़ें की अपनी लाइफ में। मैंने रिटेल भी किया है, ई-कॉमर्स किया है, तब जब शायद इंडिया में लोग ई-कॉमर्स की बात नहीं करते थे। जी। 2008 में अपनी कंपनी चलाई बीच में। उसके बाद बिल्कुल लाइन को शिफ्ट किया, IT की साइड में चला गया। अच्छा। ताकि ये पता पड़े कि डिजिटल, हाउ डज डिजिटल चेंज योर लाइफ। जी। जीवन बदल सकता है अगर आप सच में डिजिटल का अनुसरण कर सकें। और वहाँ से 2019-20 के आसपास जब मैंने अपना काम करने का शुरू किया था, तब यही सोचा था कि यार किसी ने तो सॉल्व किया होगा। सही बात। पूरी दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने सॉल्व ना किया हो। जी। सरप्राइज ये था कि किसी ने कुछ नहीं किया। वाह। हम बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, हमें सबके बारे में पता है, ब्रांड्स के बारे में पता है,
लेकिन हमें ये नहीं आज तक समझ में आया कि उसके पीछे की जो सप्लाई चेन है, पूरी सप्लाई चेन, उसमें डिजिटाइजेशन हुआ क्यों नहीं। रेशा मंडी एक पूरा टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है। आप डेटा और अपने IoT डिवाइसेस के थ्रू बहुत वैल्यू क्रिएट करते हैं आप अपने डिफरेंट एक्टर्स के लिए, चाहे वो आपके फार्मर्स हों, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे वो बुनकर हों, कोई भी हो बीच में। आप कैसे करते हैं ये काम, कैसे वो वैल्यू क्रिएट होती है और क्या डेटा आप उन लोगों को देते हैं? हर एक लेग की बात करते हैं प्रतोष जी। फार्मर्स के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? IoT डिवाइस लगाया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर किया, उसको मेजर किया, फार्मर को बताया कि आज तुमको पंखा चलाना है, आज पंखा नहीं चलाना है, आज तुम लोगों को फ्लोर के ऊपर पानी डालना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए नहीं डालना है। तो वो सब एडवाइस देते हैं, उससे प्रोड्यूस की क्वालिटी इंक्रीज होती है। क्वालिटी इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली उसको मुनाफा हुआ। बिल्कुल। अब उस मुनाफे को कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना है? उसको बेचना है। बेचने के लिए क्या करना है? पहले क्या है, या तो हाथ लगा के पता कर लें कि ये कैसा माल बना है। दूसरा तरीका ये है कि हम साइंटिफिकली उसको ग्रेड कर लें। हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर विजन बेस्ड AI लगाया। आप अपनी प्रोड्यूस की फोटो हमें दें, हम बताएंगे किस क्वालिटी का माल बना है, उस क्वालिटी से हम आपको प्राइसिंग बता देंगे। तो फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी में मैं एक्सट्रीम एंड पे चला जाऊं, रिटेलर की साइड। रिटेलर बिल्कुल मतलब वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि ये शायद बिक जाएगा, ये कलर बिक जाएगा, ये डिजाइन बिक जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने डेटा माइनिंग से उसको ये बता दूं कि यही डिजाइन तुम्हारी टेरिटरी में 100 रिटेलर्स बेच रहे हैं और यही बिक रहा है, यही ट्रेंड है, करेक्ट, तो उनका भी फायदा है। साफ सी बात। तो फायदा तो खैर आपने करा दिया, अब आपके फायदे की बात करते हैं। तो बिजनेस मॉडल आपका क्या है? आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? जितने ट्रांजैक्शन रेशा मंडी में होते हैं, उस हर ट्रांजैक्शन पे हमारा अपना, आप उसको टेक रेट बोल सकते हैं, आप उसको कमीशन बोल सकते हैं, या हमारा मार्जिन बोल सकते हैं। वो मार्जिन हम लेते हैं। तो चाहे फार्मर हमसे फर्टिलाइजर खरीद रहा है, पेस्टिसाइड खरीद रहा है, उस पर भी एक मार्जिन है। जब फार्मर हमें बेचता है और हम आगे यान मैन्युफैक्चरर को बेच रहे हैं, उसमें भी एक मार्जिन है। और लास्ट में जब हम साड़ी, ये साड़ी रखी है आपके सामने, ये साड़ी अगर आप देखेंगे, ये बनारस से आती है। अब बनारस में जो ये बुनकर है, इसने साड़ी बनाई थी, ऐसी ये साड़ी रोज बनाता है। ना इसके पास एक्सेसिबिलिटी है रिटेलर के पास जाने के लिए, ना रिटेलर के पास इतना टाइम है कि वो इसके पास पहुंच सके। ठीक बात है। प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है, इसलिए ट्रेडर्स हैं। राइट? ट्रेडर्स क्यों हैं? किसी भी सप्लाई चेन में ट्रेडर्स क्यों हैं? जी। ट्रेडर्स के होने का कारण एक फाइनेंस होता है, दूसरा उसकी उस मटेरियल को अवेलेबल कराना होता है। बिल्कुल ठीक बात। राइट? इससे मैं खरीद लूंगा, आपके पास आया, आपसे बोला यार आप जो बनाते हो वो मेरे को बेचो। करेक्ट। इसके पास गया, इससे बोला जो इससे मैंने खरीदा अब तू मेरे से खरीद ले। 10 रुपए इस पूरे ट्रांजैक्शन में मैंने कमा लिया। अब ये अगर मल्टीफोल्ड हो गया, एक आपके साथ काम करता है, फिर एक स्टॉकिस्ट है, फिर एक फाइनेंसियर है, फिर वो स्टॉकिस्ट है, फिर डीलर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर ये आदमी है, तो वो 10-10 रुपए तो 50 हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 50 रुपए की। बिल्कुल सही बात है। तो ये साड़ी जो शायद आपको 15,000 की पड़नी थी एंड कंज्यूमर को, जी, वो आज 25,000 की पड़ती है। वाह, ये अंतर, इतना फर्क आ जाता है। हाँ, कमाल है। तो हम कहाँ कमाते हैं? हम यहीं कमाते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। तो आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग किस तरीके से रेशा मंडी को ग्रो कर रहे हैं? सेल्स स्ट्रैटेजी हमारी हमेशा से बहुत सिंपल रही है। नेटवर्क इफेक्ट को यूज करते हैं। जी। हमने कभी मार्केटिंग के पैसे खर्च किए नहीं। बहुत बढ़िया। भले हमारे पास अब मार्केटिंग की अच्छी खासी टीम है, बट मार्केटिंग हमारे लिए एक हमेशा किन साधनों को हम चूज करेंगे सो दैट आपका मार्केटिंग का डॉलर ना बढ़े, जी, या पैसा रुपया ना बढ़े, लेकिन आपका टॉप लाइन बढ़ता रहे। जी। उसके लिए आपके स्टेक होल्डर्स बढ़ने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के पास अपनी बात पहुंचानी है। वाह। अगर वो बात मेरे को पहुंचानी है तो उसकी लाइफ का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक बात है। आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। ठीक बात है। तो आप मेरे को याद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सही बात। करेक्ट। बिल्कुल। फार्मर की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कोकून का रेट क्या है, रॉ कॉटन का रेट क्या है आज की तारीख में। मैं आज शुरू कर रहा हूँ ना खेती, मुझे आज भी जानना है कि आज से 20 दिन बाद क्या रेट होगा। ये करना है, नहीं करना है, ये करूं, आज की क्रॉप छोड़ दूं, करूं, नहीं करूं, ये डिसीजन किस पे बेस्ड है? सही बात है। उस रेट पे बेस्ड है। बहुत सही। वो रेट हम रोज पब्लिश करते हैं हमारे ऐप पे। फार्मर्स रोज उस रेट को देख सकते हैं। वी कंपेयर उस रेट को विथ ऑल द अदर मार्केट प्लेसेस रेट्स ऑल्सो, और वो ही हमारी सबसे ज्यादा शेयर्ड स्क्रीन है। आपने पहले दिन पे इस बिजनेस को फंड कैसे किया और आज क्या कोई एक्सटर्नल फंडिंग उठाई है आपने? वी हैव डन 2 राउंड्स ऑलरेडी। हमने 2020 में जब शुरू किया था, उसके बाद 2021 जनवरी में एक 1.7 मिलियन का राउंड किया था। उसके बाद
21.5 मिलियन का राउंड हमने अक्टूबर में क्लोज किया था जी। और अभी हमारे इंटरनल्स ने 15 मिलियन का राउंड और किया है। अभी खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो आगे और बढ़ते रहेंगे। लाखों भारतीय इस वक्त आपको इस शो पर देख रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका उन सबके लिए? सब लोग सोच के नहीं रुकते, सब लोग पैसे को देख के रुक जाते। मैं ये करूँगा, मेरी स्टेबल जॉब है, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए जो आते थे वो रुक जाएंगे तो क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने के लिए एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, मेरे पास इतना रनवे होना चाहिए जो मेरे को 6 महीने सर्वाइव कर सकता जी। अब वो मेरे धंधे का भी रनवे होना चाहिए और मेरे घर का भी रनवे होना चाहिए। मेरे पास थैंकफुली जब हमने शुरू किया था तो मेरी वाइफ जॉब करती थी जी। और क्योंकि वो वाइफ जॉब कर रही है, आई कुड हैव टेकन दैट प्लंज जी। एंड इट वाज इजी फॉर मी, बट इट डज टेक करेज। आई एम श्योर। बी करेजियस, बी अपफ्रंट अबाउट योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात है, आपको ये पता होना चाहिए आपके अंदर खामी क्या है। ठीक, मुझे मालूम है कि मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, श्योर, इसलिए मेरे को इसकी जरूरत है। बिल्कुल सही बात है आपको। और इसे पता है कि ये सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा नहीं है, इसलिए इसको मेरी जरूरत है। बहुत सही, बहुत सही, फैंटास्टिक। तो इस सेशन से आपके फायदे की 2 बड़ी बातें ये हैं कि कस्टमर्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाइए और दूसरी चीज, डेटा का इस्तेमाल कीजिए अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए। जब आपने ऐसा कर दिया ना, वो आपके साथ टिके रहेंगे। रेशा मंडी की ग्रोथ की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब बारी है ऑडियंस के सवाल लेने की। तो लेते हैं अपना पहला सवाल, आइए स्क्रीन पे और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम पिंकी सचदेवा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल रेशा मंडी टीम से है, आपके साथ जो स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं उनका क्या फायदा हुआ है? कंपनी को 2 साल हुए हैं, 15 साल मेरे लगे हैं। क्या फायदा हुआ है? फार्मर को आज 15 रुपए पर केजी का फायदा हुआ है, ये क्वांटिफाइड है। IoT डिवाइस से उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है, ये भी क्वांटिफाइड। जी, आप मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं। प्रोड्यूसिंग 70% वाटर हम सेव करते हैं जहां पे हमारी IoT डिवाइसेस लगी हुई हैं, वहां पे 40% उनकी प्रोडक्टिविटी मलबरी की बढ़ा देते हैं। रिटेलर के लिए 1.5x से 2x का रेवेन्यू जंप होता है। वाह। अगर यान मैन्युफैक्चरर की आप बात करेंगे तो उसको आज की तारीख में शायद 200 रुपए पर केजी का अंतर दिखता है। चले, भले वो कॉस्ट सेविंग से आता है, भले वो ग्रेडिंग से आता है जी। और अगर आप वीवर की बात करेंगे तो उसको आज 500 रुपए एक साड़ी पे भी मुनाफा दिखता है। रेशा मंडी की कहानी तो आपने सुन ली, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में आपका स्वागत है। अब समय है हमारे दूसरे स्टार्टअप चैंपियन से मिलने का। पानी का सही इस्तेमाल आज एक बड़ी समस्या है। बहुत से छोटे किसानों के पास ना सही जानकारी है, ना सही टेक्नोलॉजी, जिससे वो अपना खर्च कम कर सकें और पैदावार बढ़ा सकें। इसके कारण बहुत से किसान लोन के बोझ में दब जाते हैं। हमारे स्टार्टअप चैंपियन किसानों को इस बोझ से बाहर निकाल रहे हैं 3 तरीकों से: पानी का खर्च बचाकर, पैदावार बढ़ाकर और किसानों के आसपास एक कम्युनिटी बनाकर, जिससे उन्हें और साथ मिल सके और वो अकेले ही ना लड़ते रह जाएं। आइए देखते हैं एग्रीरेन की कहानी। एग्रीरेन एक मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है जो पे पर यूज मॉडल पे फंक्शन होता है। पानी को डिलीवर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। एग्रीरेन का मॉडल ये है कि फार्मर्स को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी पैसों का, या ये किस तरह से यूज़ करना, किस तरह से मेंटेन करना, किस तरह से ऑपरेट करने की वो चिंता से दूर कर देती है। हमारा मिशनरी है जो होज रील के नाम पे जाता है, वो मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है। वो ट्रैक्टर के पीछे पाइप से जब ट्रैक्टर आगे जाता है वो पाइप अनवाइंड होके पानी देता है। एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फार्मर के फील्ड जाके वहाँ पे कहाँ वो क्या क्रॉप उगा रहे हैं और उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका क्रिटिकल स्टेजेस क्या है, जहाँ पे वो इरिगेशन का नीड है, वो सब वो ऐप में फीड कर देते हैं। हम लोग एस्टिमेट करे हैं कि 1 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सेव करे हैं अभी तक, तो ये 2017 से।
ज्योति, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रही हैं एग्रीरेन के द्वारा? खेती करना आजकल खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और लाभ बहुत कम। तो एग्रीरेन और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बहुत वो कम होता जा रहा है। अब बोरवेल्स देखिए, जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना पानी कम होता जा रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी प्रॉब्लम जो है, गांव में लोग रुक रहे नहीं। रूरल इकोनॉमीज आर डेवास्टेटेड। खेती छोड़ के शहर में आ रहे हैं काम के खोज में। तो ये 3 बहुत ही बड़े समस्या हैं। तो एग्रीरेन ये तीनों समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है अपने ये टेक्नोलॉजी से। बहुत सही। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, आप गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको जल सेवक बनाते हैं, इससे क्या फायदा होता है उन युवाओं का और किसानों का? जी, दैट्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। काफ़ी जवान जो है अभी खेती करने के लिए बहुत ही उत्सुक नहीं हैं। जी। तो उनके माँ बाप को देखते हैं कि इतना मजदूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो और ये थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इनको हम लेके ट्रेन करके मशीन ऑपरेशन में, सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेशन में और वेदर का डेटा कलेक्ट करने का, और कौन सा फसल के लिए कब पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ये सब जानकारी अब हम उनको ट्रेनिंग में देते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइजर्स पे रहते हैं जो वेदर मॉनिटर करते हैं, और ये सब मिल के एक इरिगेशन क्लस्टर बना के ये जल सेवक को पानी देने का ट्रेनिंग मिलता है। और एक बार जब ये जल सेवक बन जाते हैं तो जल सेवक बनने के बाद क्या ये आपके एम्प्लॉय होते हैं, क्या आपके साथ काम करते हैं, या फिर ये खुद अपने आप में छोटे एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं? कैसे होता है ये? तो ये 3 स्टेजेस में हैं। अभी तो वो एम्प्लॉयज है, मगर इसमें थोड़े हैं, कई युवा है जो बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है। तो वो मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, फार्मर से नेटवर्क करते हैं, तो वो मार्केटिंग में जा सकते हैं। और तीसरा लेवल जो है, जो ओन भी कर सकते हैं, वो मशीन को ओन करके वो खुद वो 50-60 फार्मर्स को सर्विस कर सकते हैं। वो छोटे बिजनेसमैन की तरह काम कर सकते हैं। जी। वाह। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? तो एक किसान को पानी देने के लिए, सिंचाई पहुंचाने के लिए 1 एकड़ ज़मीन के लिए 10 मिलीमीटर्स ऑफ रेन पानी के लिए 1025 रुपए कुछ सर्विस में फीस में लेते हैं। जी। तो इसमें वो ऑपरेटर का खर्चा और ये पूरा मशीन का खर्चा, ये सब। मगर ये मॉडल जब सक्सेसफुल होता है कि क्लस्टर बने, 1-2 एकड़ करने में कुछ फायदा नहीं है। क्लस्टर का मतलब 50-60 एकर्स एक वाटर सोर्स के करीब हुआ। तो 50-60 जब एकड़ की जमीन इकट्ठी हो, फार्मिंग लैंड इकट्ठी हो, तब ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत सफल होगा। लाखों भारतीय आज आपको सुन रहे हैं इस एपिसोड में, आपका क्या संदेश है उनके लिए? हर आदमी जो खाना खाते हैं, जो हम सब है, किसानों के बारे में सोचना पड़ता है। कभी ना कभी हम इसको कैसा मदद कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हमको अपॉर्चुनिटी है फार्मर से ये फूड खरीदने का, ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब हम किसान से सीधा खरीद पाएं और बच्चों को सिखाना चाहिए कि खाना जो है सुपरमार्केट में से नहीं आता, ये किसान की मजदूरी का फल है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को। और दूसरी चीज़ जो किसान हैं, वो जो खेती है, जो बहुत ज़्यादा पानी की अवसर है, जैसे चावल एक्चुअली 1 एकड़ ज़मीन के लिए 6 लाख, 1 लाख नहीं 6 लाख लीटर की पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना दूसरे
क्रॉप्स जी, बोए बो जाए, जैसे मिलेट्स है, जवार है, पल्स क्रॉप्स है, ऐसे क्रॉप्स पे फोकस जिसमें पानी की खपत कम हो। और जो प्रक्रिया है जो हम अब यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लड इरिगेशन करते हैं, वो उसमें 40% 60% पानी का बेकार वेस्टेज है। तो होजरील जैसे टेक्नोलॉजी तरीके जो है उसका इस्तेमाल करें जिससे पानी का बचत हो। और सॉइल पे इन्वेस्ट करें, मिट्टी में जितना कम हम केमिकल्स डालें उतना मिट्टी बेहतर होगी और फसल भी आएगा। तो आप सब लोगों ने आज जो सीखा है उसके कारण एक बात तो पक्की है कि आपको अच्छा खाना मिलेगा, देश तेजी से तरक्की करेगा। इस पूरे सेशन से आपके लिए दो बड़ी फायदे की बातें ये हैं। सबसे पहली, किसानों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दीजिए, उनको एक कम्युनिटी दीजिए जिससे वो अपनी पैदावार बढ़ा सके। नंबर दो, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या का समाधान करने से पहले उसको बहुत अंदर जाके उस प्रॉब्लम की उसको समझिए, उसको गहराई से समझिए, ताकि आप कोई बड़ा समाधान निकाल पाए। अब समय है ऑडियंस के सवालों का। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम इक्षु है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल एग्रीरेन से है। आपके स्टार्टअप के साथ कितने किसान जुड़ चुके हैं आज तक? आज तक 8000 किसान हमारे साथ इरिगेशन ले रहे हैं। और भारत के कितने स्टेट्स में? 6 स्टेट्स में। 6 स्टेट्स में 8000 किसान, 8000 जिनके साथ आप काम करते हैं हर महीने। जी। समय है अब एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब आप सीखेंगे अपने बिजनेस को खड़ा और बड़ा करने का 9वां कदम। मैं आपसे मिलूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। अब बारी है लर्निंग से अर्निंग करने की। आज बारी है हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप के 9वें स्टेप की, यानी अपने बिजनेस को खड़ा करने और बड़ा करने का 9वां कदम। सबसे पहले 10, 50 या 100 कस्टमर्स तक पहुंचिए। ये कस्टमर्स कौन होते हैं? वो जो आपको पैसा दे पाए। इसमें आपको एक स्टेप या एक कदम जानना बहुत जरूरी है। पैसा खर्च करके तो कस्टमर्स आ सकते हैं, कोई भी ला सकता है, लेकिन आप सीखिए $0 मार्केटिंग के तरीके और कस्टमर्स को लाइए बिना किसी खर्च के। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स यहीं पे मात खा जाते हैं। वो बहुत सारा पैसा तो खर्च कर देते हैं और फिर गलत कस्टमर्स या कम कस्टमर्स लेकर आ पाते हैं। लेकिन आपको कम खर्च में यानी $0 मार्केटिंग के तकनीक समझ के आपको सही कस्टमर्स तक पहुंचना है। और ये सीखने के लिए आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं $0 मार्केटिंग, और आपके पास बहुत सारी ऐसी तकनीक आ जाएगी जिसके कारण कि आपका खर्चा होगा कम और कस्टमर्स आएंगे आपके सिस्टम में दनादन। तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे 9वां कदम हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का, आपकी स्टार्टअप को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात तो पक्की है। क्या सीखा आज आपने, हमें बताइए अपनी वीडियो बनाकर। अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे इंडस्ट्री 4.0 स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपने व्यूज हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमें लगा कि IoT डेटा को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाकर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे डिवाइसेज हैं वो हम अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं, वो उनकी ओनरशिप हो जाती है, उसका मेंटेनेंस सब कुछ उनके हाथ में होता है। इसमें AI होता है, 3D होता है, एनालिटिक्स होता है और बहुत सारी ये टेक्नोलॉजीज को एक साथ आते हैं।